लेखक शहर के आदमियों से डरकर जंगल में चला गया था। वहाँ उसने पहले ही दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठे एक शेर को देखा। पहली नजर में वह गौतम बुद्ध का प्रतिरूप नजर आया। शेर का मुंह खुला हुआ था। लेखक डर के मारे एक झाड़ी के पीछे छिप गया। लेखक ने देखा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर शेर के मुंह में समाते चले जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले बिना चबाए जानवरों को गटकता चला जा रहा है। यह दृश्य देखकर लेखक बेहोश होते होते बचा। अगले दिन उसने एक गधे को शेर के मुंह की तरफ जाते देखा। लेखक के पूछने पर उसने बताया कि वहाँ हरी घास का मैदान है, मुझे वहाँ खाने को हरी हरी घास मिलेगी। लेखक ने गधे को चेताया कि वह शेर का मुंह है, ना कि कोई घास का मैदान। गधा बोला कि वह शेर का मुंह जरूर है, पर वहाँ हरी घास का मैदान है, हरी घास का मैदान। इतना कहकर वह शेर के मुंह में चला गया। लोमड़ी भी शेर के मुंह में इसलिए चली गई क्योंकि उसे बताया गया था कि शेर के मुंह के अंदर रोजगार दिलाने का दफ्तर है। उल्लू ने भी शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग बताया। उल्लू को शेर के मुंह में जाना ही निर्वाण का एकमात्र रास्ता नजर आया। अगले दिन कुत्तों का जुलूस भी शेर की तरफ बढ़ता चला गया और उसके मुंह में चला गया। कुछ दिनों बाद लेखक ने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बहुत बड़ा समर्थक है। अब वह जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। लेखक ने शेर की सच्चाई जाननी चाहिए। उसे बताया गया कि शेर के पेट में वास्तविक रोजगार का दफ्तर है, जबकि बाहर का रोजगार का दफ्तर तो मिथ्य है। लेखक ने जब शेर के मुंह में जाने से इनकार कर दिया, तब शेर गौतम बुद्ध वाली मुद्रा त्याग कर दहाड़ा और झपट कर लेखक के पीछे जा पड़ा। ये लघु कथा हमें ये बताती है कि सत्ता, जिसका प्रतीक शेर है, तभी तक चुप रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है। जैसे ही कोई व्यवस्था पर उंगली उठाता है, तभी यह सत्ता आक्रामक रूप धारण कर लेती है और उसे कुचलने का हर संभव प्रयास करती है। राजा हुक्म देता है कि सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें ताकि उन्हें शांति मिल सके। लोगों ने राजा की आज्ञा का पालन किया क्योंकि यही तो उनका धर्म है। जनता आंखें बंद किए ही अपना सारा काम करती। आश्चर्य की बात ये थी कि काम पहले के मुकाबले और अधिक और अच्छे से होने लगा। फिर राजा का हुक्म हुआ कि लोग अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा लें ताकि कुछ सुन ना सके। राजा के अनुसार सुनना जिंदा रहने के लिए कतई जरूरी नहीं है। लोगों ने इस आज्ञा का भी पालन किया। उत्पादन और भी बढ़ गया। फिर राजा का हुक्म हुआ कि लोग अपने अपने होठों को सिलवा लें, क्योंकि काम करने के लिए बोलना आवश्यक नहीं है। लोगों ने काफी सस्ती दरों पर अपने होठ सिलवा लिए, पर अब वे न खा सकते थे, लेकिन खाना भी काम करने के लिए कहाँ ही जरूरी माना गया। उन्हें कई तरह की चीजें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे वैसा करते भी रहे। शासन दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा था। एक दिन खैराती, रामू और चित्तू ने, ये तीनों यहाँ पर आम जनता के प्रतीक हैं। इन तीनों ने सोचा कि आंखें खोलकर देखा तो जाए, क्योंकि अब तक तो हमारा देश स्वर्ग बन गया होगा। जब तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको अपने सामने केवल राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को देख ना सके। दोस्तों, ये लघु कथा हमें बताती है कि राजा को गूंगी, बहरी और अंधी प्रजा पसंद आती है। वे हर संभव प्रयास करता है कि प्रजा की पहचान खो जाए और वे केवल राजा की ओर ही देखते रहे। वे जनता को एकजुट होने से रोकने को ही अपनी सफलता मान। 4 हाथ। एक बार एक मिल मालिक के दिमाग में बड़ा विचित्र ख्याल आया। वह सोचता था कि सारा संसार मिल बन जाएगा और वहाँ अन्य चीजों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे। वह सोचता कि यदि मजदूरों के 2 के स्थान पर 4 हाथ हों तो काम बहुत तेजी से होगा और मुनाफा भी उतना ही होगा। उसने यह काम वैज्ञानिकों से कराने की बात सोची। आखिरकार उसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को
मोटी तनख्वाह पर अपनी नौकरी पर रख लिया। कई सालों के प्रयोगों के बाद वैज्ञानिकों ने इसे असंभव बताया। मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। वह खुद इस काम को पूरा करने में जुट गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और उन्हें अपने मजदूर में लगवाना चाहा, पर यह ना हो सका। फिर उसने मजदूरों को लकड़ी के हाथ लगवाने को कहा, पर उनसे काम ना हो सका। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवाए, पर इससे मजदूर मर गए। आखिर में उसके एक बात समझ में आ गई। उसने मजदूरों की मजदूरी आधी कर दी और उसी पैसे में दुगने मजदूर रख लिए। यह लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीपति तरह तरह के उपाय करके श्रमिक को पंगु बनाता है तथा मनचाहे ढंग से उसका शोषण करता है। मजदूर विरोध की स्थिति में नहीं होते, वो लाचार होते हैं। किसान हालांकि खेत की बारीकियों से परिचित था, पर डरा दिया गया था। अंततः वह अकेले खेती करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ सांझे की खेती कर चुका था। अब हाथी। यहाँ पर हाथी एक प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। उसे अपने साथ सांझे की खेती करने की जिद कर रहा था। हाथी उसे सांझे की खेती के लाभ समझाता है कि इससे छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हाथी, मेरे साथ खेती कर लो। आखिरकार किसान हाथी के साथ खेती करने के लिए तैयार हो गया। उसने हाथी के साथ मिलकर गन्ना बोया। हाथी ने गन्ने की खेती में अपने सांझे का पूरे जंगल में प्रचार कर दिया। किसान फसल की सेवा करता रहा। जब गन्ना तैयार हो गया तो वह हाथी को खेत पर बुला लाया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। इसी पर हाथी बिगड़ गया। वह बोला, अपनी और पराई की बात मत करो। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी। हम दोनों इसके स्वामी हैं। आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह। जब आदमी गन्ने के साथ साथ हाथी की तरफ खींचने लगा तब उसने गन्ना छोड़ दिया। हाथी बोला, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इस तरह उनके साझे की खेती बढ़ गई। यह लघु कथा हमें बताती है कि किस तरह गांव का प्रमुख वर्ग किसानों की फसल को साझे का झांसा देकर हड़प कर जाता है। और हाँ, अगर हम और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा इंतखाब करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, ताकि आपसे बाद में भी मुलाकात हो सके।